नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता शामिल है। ये नियम डिजिटल मीडिया से संबंधित पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और प्रयोक्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बनाए गए हैं। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियमावली 2011 के स्थान पर तैयार किए गए हैं। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के संबंध में एक अनुकूल निगरानी व्यवस्था प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया से संबंधित नियमों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता और प्रक्रिया एवं सुरक्षा से संबंधित नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाएंगे। आइए अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म है जो दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन अंतःक्रिया को सक्षम बनाता है। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करके उन्हें सूचना का निर्माण, उसे अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या प्राप्ति करने की अनुमति देता है। नियमों में सुझाए गए अध्यवसाय का सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यदि मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा अध्यवसाय का पालन नहीं किया जाता है तो सेफ हार्बर का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। आईटी अधिनियम मध्यवर्ती संस्थाओं को एक सुरक्षित व्यापारिक व्यवस्था प्रदान करता है। इसके साथ उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने पर प्रयोक्ताओं के कृत्यों के लिए दायित्व से छूट प्रदान करता है। प्रशासन द्वारा राष्ट्र विरोधी माने जाने वाले कंटेंट के स्रोत की पहचान करने का प्रावधान करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला प्रयोक्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना। मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कंटेंट की कुछ ऐसी श्रेणियां निर्धारित करना जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपलोड अथवा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आइए अब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। डिजिटाइज कंटेंट, जिसे इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है। इन नियमों के उद्देश्यों में समाचार और समसामयिक मामलों के कंटेंट सहित प्राप्त संग्रहित कंटेंट भी शामिल है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारीय आचरण संबंधी प्रावधानों और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का पालन करना है। नियमों के तहत स्वनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। शिकायतों के 24 घंटे के भीतर प्राप्ति की सूचना भेजनी होगी और इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इनका समाधान करना होगा। ये संहिता ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों का सुझाव देती है। आइए अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। कंटेंट का स्ववर्गीकरण 5 आयु आधारित श्रेणियों, जिसमें UA 7+, UA 13+, UA 16+ और A के आधार पर किया जाता है। प्लेटफॉर्म्स को UA 13+ या उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक लागू करने की आवश्यकता होगी। A के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए एक विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अगली खबर पुरातत्व विभाग से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड में प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की है। ये बौद्ध मठ कम से कम 900 वर्ष प्राचीन है, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के सीतागढ़ी पहाड़ियों में एक टीले के नीचे दफन था। उत्खनन से प्राप्त प्रारंभिक स्रोतों के आधार पर ये मठ पाल शासनकाल से संबंधित प्रतीत होता है। पाल शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों को संरक्षण प्रदान किया था। पाल वंश का शासनकाल बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक था। आइए अब स्थल के समीपवर्ती की गई अन्य खोज और उनके महत्व को जानते हैं। इस खोज में वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 मूर्तियां और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 6 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देवी तारा की प्रतिमा की खोज से ये पता चलता है कि ये क्षेत्र बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
आपको बता दें कि वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का तंत्रवाद आधारित एक रूप था जो 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच भारत में विकसित हुआ था। देवी तारा की प्रतिमा पर नागरी लिपि का अंकन प्राप्त हुआ है। साथ ही शैव देवी माहेश्वरी के समान प्रतिमा की खोज इस क्षेत्र में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की ओर संकेत करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा एक हस्त मुद्रा है। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियां भूमि की ओर संकेत करती हैं। ये मुद्रा मार के प्रलोभन के बावजूद बुद्ध द्वारा पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी होने के प्रतीक के रूप में दर्शाती है। दरअसल मार एक शैतान है जो सदैव बुद्ध या किसी भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग से विचलित करने को इंगित करता है, जबकि वरद मुद्रा वरदानों के वितरण को प्रदर्शित करते हुए हस्त संकेत को प्रस्तुत करता है। यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त किया। भगोड़ा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के लिए वांछित अपराधी है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रत्यर्पण एक राज्य की ओर से दूसरे राज्य को अपराधियों को सौंपने की एक व्यवस्था है। ऐसे अपराधी अक्सर दूसरे देश में किए गए अपराधों के एवज में उन देशों के न्यायालयों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए होते हैं। इस वजह से संबंधित देश उनकी तलाश में प्रयासरत रहता है और वे वांछित अपराधी होते हैं। जांचाधीन, विचाराधीन और दोषसिद्ध अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, जिसे वर्ष 1993 में संशोधित किया गया था, ये प्रत्यर्पण के लिए भारत को विधायी आधार प्रदान करता है। ये अधिनियम एक विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में एक प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करता है। ये भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है और इसमें 15 अगस्त 1947 से पहले किए गए भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है जो भारत तक विस्तृत है और बाध्यकारी है। वर्ष 1992 में भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण का नोडल प्राधिकरण है। सामान्य जन के अनुरोध पर प्रत्यर्पण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें प्रत्यर्पण संभव नहीं होता है, जैसे एक संधि की अनुपस्थिति, किसी अन्य संधि में भी उल्लिखित नहीं होना, सैन्य और राजनीतिक अपराध आदि। अगली खबर जीएम फसलों से संबंधित है। आयातित खाद्य फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की फसाई द्वारा निर्धारित सीमा अस्वीकार्य रूप से उच्च है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के हालिया आदेश के विरुद्ध चिंता व्यक्त की गई है। यह आदेश आयातित खाद्य फसलों में जीएमओ की 1% अनित्य उपस्थिति की अनुमति प्रदान करता है। अनित्य उपस्थिति यानी एडवेंशियस प्रेजेंस गैर जीएम फसलों में जीएम सामग्री की सूक्ष्म मात्रा की अनैच्छिक या अनुषंगिक उपस्थिति को दर्शाती है। इसे 0.01% तक सीमित करने की मांग की गई है। फसाई के आदेश के अनुसार 1 मार्च से 24 निर्दिष्ट खाद्य उत्पादों के आयातकों को वर्ष 2021 से अनिवार्य रूप से ये घोषित करना होगा कि उत्पाद जीएम नहीं है और उस उत्पाद की उत्पत्ति भी गैर जीएम है। 24 खाद्य फसलों में सेब, बैंगन, मक्का, गेहूं, खरबूजा, अनानास, पपीता, बेर, आलू, चावल, सोयाबीन, गन्ना, टमाटर आदि शामिल हैं। जीएम खाद्य आयातों को 2 कानूनों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल करता है, वहीं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। GEAC के अनुमोदन के बाद फसाई उपभोग के लिए इसे मंजूरी देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन करता है। एक जीएम फसल में दूसरी प्रजातियों से कृत्रिम रूप से एक जीन समाविष्ट किया जाता है ताकि नई प्रजाति में कुछ वांछित गुण प्राप्त किए जा सकें, जैसे कीट प्रतिरोध, शाकनाशी सहिष्णुता, सूखा प्रतिरोध आदि। आरबीआई गवर्नर के अनुसार प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC मौजूदा प्रतिभागियों को प्रभावित नहीं करेगी। ARC एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंक को चुकाने वाले ऋणों को एक परस्पर रूप से सहमत मूल्य पर खरीदता है और ऋण या संबद्ध प्रतिभूतियों को स्वयं वसूलने का प्रयास करता है। ARC को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।
इसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सारफेसी एक्ट 2002 के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत किया गया है। आरबीआई परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एआरसीज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित करता है। संघीय बजट 2021-22 में मौजूदा अशोध्य ऋणों यानी बैड लोन्स के अधिग्रहण और समेकन के लिए नए एआरसीज या बैड बैंक निर्मित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बजट में प्रस्तावित एआरसीज को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित किया जाएगा। साथ ही इनमें सरकार की ओर से कोई इक्विटी योगदान नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित एआरसी में बैड लोन्स के प्रबंधन और विक्रय के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रावधान किया जाएगा। ये अनिर्णीत 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्ति के मामलों का समाधान करेगा। वर्तमान में मौजूदा एआरसीज में केवल 3 से 4 ही पर्याप्त रूप से पंजीकृत हैं, जबकि शेष दर्जन से अधिक एआरसीज के पास पूंजी उपलब्धता कम है। ये दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के तत्काल समाधान के लिए एक नई संरचना स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आइए अब आपको बताते हैं एआरसीज के लाभ। ये कंपनियां एक एकल निकाय के अंतर्गत बैंकों के सभी अशोध्य ऋणों को समेकित करने और उनका समाधान करने में सहायता करती हैं। बैंकों की नियमित कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इससे बैंकों के तुलन पत्र त्रुटिविहीन और लाभार्जक प्रतीत होते हैं और बैंकों को समस्याग्रस्त ग्राहकों के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। दल परिवर्तन रोधी कानून ये संविधान की 10वीं अनुसूची को संदर्भित करता है। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। इस कानून के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को उसके पद से अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा यदि उसने अपने दल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रस्ताव पर मतदान किया है। ये सदन में सभी प्रकार के मतदान या प्रत्येक विधेयक और अन्य किसी मुद्दे पर होने वाले मतदान पर लागू होता है। ये राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है। ये कानून भारतीय राजनीतिक प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए पारित किया गया था। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध देखा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विधायकों को उनकी इच्छा के अनुसार मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। निधि कंपनियां। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशकों को ये सलाह दी है कि वे निवेश करने से पहले निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन कर लें। आपको बता दें कि मंत्रालय द्वारा जांच में ये पाया गया है कि कई फर्म उनके निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। पहले कंपनियों के बेहतर विनियमन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और निधि नियमावली 2014 में संशोधन किया गया था। निधि कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो अपने सदस्यों या शेयरधारकों के साथ ऋणों के लेन देन का व्यवसाय करती है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। निधि कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज CIX, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नागरिक संगठनों, अकादमियों, व्यवसायों, सरकार को एक साथ मंच पर लाएगा। ये प्लेटफॉर्म शहरों को उनकी महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तंत्र में मौजूद नवोन्मेषकों से जोड़ेगा। ये एक मजबूत, पारदर्शी और प्रयोक्ता केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को सरल बनाएगा। ये स्मार्ट शहरी प्रशासन प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमता का विस्तार करते हुए विचारों के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM का 11वां संस्करण दार्जिलिंग में संपन्न हुआ। RSM संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख उत्सव है। ये वर्ष 2015 से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए एक राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को दूसरे राज्यों में प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मन्नथु पद्मनाभन। प्रधानमंत्री ने श्री मन्नथु पद्मनाभन जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे केरल के एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें नायर समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है।
उन्होंने मंदिर प्रवेश से संबंधित वायाकोम सत्याग्रह और गुरुवयूर सत्याग्रह में भाग लिया था। वे वर्ष 1950 में त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1959 में उन्होंने राज्य कम्युनिस्ट मंत्रालय के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष के विमोचन समारंभ का नेतृत्व किया था। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उथुरू थिला फल्हु। भारत और मालदीव ने यूटीएफ यानी उथुरू थिला फल्हु में तटरक्षक बलों के लिए बंदरगाह विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उथुरू थिला फल्हु माले हाविंग के समीप लेगून में स्थित एक द्वीप है जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थल है। लेगून एक उथला जल निकाय है जो बालू रोधक बैरियर द्वीपों या प्रवाल भित्तियों द्वारा एक बड़े जल निकाय द्वारा संरक्षित होता है। ये माले के मुख्य बंदरगाह पर आने जाने वाले जहाजों के यातायात पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त स्थान पर स्थित है और ये माले के निकटतम लैंडिंग स्ट्रिप है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।